हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स। एक ऐसा टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फंक्शनल, डिविजनल, एंटरप्रेन्योरियल। ये सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझेंगे हम, ताकि ना हो हमें कोई भी कंफ्यूजन। लेट अस स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द डे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे एक ओनर है और बाकी सब लोग उस ओनर के अंडर काम कर रहे हैं। मतलब दो ही लेवल्स हैं, ओनर एंड एम्प्लॉयज। ओनर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस का मालिक है, और एम्प्लॉयज जिसके अंडर सब लोग काम कर रहे हैं, छोटे बड़े सब लोग इसी ओनर के अंडर काम कर रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है। अब ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए ठीक है कि एक ही बंदा मैनेज करने वाला है, टॉप पे है, बाकी सब उसके अंडर है, तो छोटा मोटा बिजनेस हो तो चले। बड़े बड़े लेवल के बिजनेस में ये स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। अ सिंपल स्ट्रक्चर सेंटर्ड अराउंड ओनर मैनेजर। एक सिंपल स्ट्रक्चर है जहां पे मेन पर्सन कौन है, सेंटर ऑफ द लाइट कौन है, ये ओनर। टिपिकल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। कौन से बिजनेस में ऐसा स्ट्रक्चर चलता है? छोटे मोटे बिजनेस, जैसे कोई लोकल शॉप हो गई। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट इज ऑफन फाउंड वेयर द एंटरप्रेन्योर possess स्पेशलिस्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड। अब जो ओनर है ऑब्वियसली उसके पास तो उस प्रोडक्ट का नॉलेज हो गई। जैसे किसी की बेकरी शॉप है तो एक मेन ओनर है जिसे अच्छा खासा नॉलेज है बेकिंग का और बाकी सारी चीज़ों का, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। छोटे मोटे बिजनेस के लिए ठीक रहेगा ये स्ट्रक्चर। बड़े बड़े बिजनेस में ये स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा कि एक ही पर्सन सब कुछ तय करे, एक ही पर्सन सब कुछ डिसाइड करे। तो ये बड़े बिजनेस के लिए नहीं होगा सूटेबल, जहां पे ज्यादा लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या? तो देखो मैम, इसमें हम लोगों को एक स्पेसिफिक फील्ड में भेज रहे हैं। जैसे सारे मार्केटिंग वाले लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे सेल्स वाले लोग सेल्स में हैं, सारे परचेज वाले लोग परचेज में। इससे क्या होगा? इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलिस्ट बेनिफिट मिलेगा, लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन पाएंगे। इन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, जैसे मार्केटिंग वाले सारे लोग, दे आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशनल। इट इज टिपिकली अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ग्रोन बियॉन्ड द एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। अब पहले हमारा छोटा मोटा शॉप था, अब हमें लगता है कि हमारा शॉप थोड़ा ग्रो कर रहा है, हमने 3-4 ब्रांचेस ओपन कर लिए, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेने चाहिए। तो जब हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि भाई अकाउंट्स की टीम हो हमारे पास, मार्केटिंग की टीम हो, सेल्स की टीम हो। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज तक के लिए ठीक है मैम। बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये भी ठीक नहीं है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये वाला स्ट्रक्चर ठीक नहीं है कि पूरे रिलायंस का एक ही अकाउंट्स टीम हो, नहीं। पूरे रिलायंस में अलग अलग डिविजन है, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, उनकी खुद की अकाउंट्स टीम होगी। तो बेसिकली छोटे से लेकर मीडियम साइज तक के लिए चल जाएगा स्ट्रक्चर। विथ ए लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज और जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑपरेटिंग इन अ स्टेबल एनवायरमेंट। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, आप जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हो, एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर ठीक है। अब किसी का बिजनेस मान लेते हैं यूके में है, इंडिया में है, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर काम का नहीं है, क्योंकि यूके का मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूके में मार्केटिंग करेगा, ठीक है, पर वो इंडिया में आके तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब जियोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर काम नहीं आता। ये स्ट्रक्चर में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे हमको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन कैसे होते हैं। एक है बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, रिलायंस के अलग अलग डिवीजन है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड्स है,
रिलायंस का एक ज्वेलरी का भी डिवीजन है, ठीक है, फिर रिलायंस स्मार्ट का भी है, डिजिटल इक्विपमेंट्स का भी डिवीजन है। तो हमने एक बहुत बड़ी रिलायंस कंपनी को अलग अलग डिवीजन में बांटा है मैम, ये आपने प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा है कि फ्रेश वाले प्रोडक्ट का अलग डिवीजन, क्लोथ का अलग डिवीजन, ज्वेलरी का अलग डिवीजन और डिजिटल इक्विपमेंट का अलग डिवीजन। फिर हर डिवीजन के खुद के अकाउंट्स, खुद के मार्केटिंग डिपार्टमेंट, खुद के सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, हर डिवीजन के खुद के होंगे, ठीक है, सबके खुद के होंगे। तो इससे क्या होगा कि सब लोग अपने अपने डिवीजन पे फोकस कर पाएंगे और हर एक डिवीजन हमको ऐसा लगेगा कि ये पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट है, ठीक है। तो ये तो हमने प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बना लिया। अब कभी कभी डिवीजन कैसे होते हैं, जैसे यूके डिवीजन, यूएस डिवीजन, इंडियन डिवीजन, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी डिवीजन बन सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से भी डिवीजन बन सकते हैं, जैसे रिटेल कस्टमर्स का अलग डिवीजन बना लिया, होलसेल कस्टमर्स का अलग बना लिया, तो कस्टमर के हिसाब से भी डिवीजन बन सकते हैं। तो डिवीजन कैन बी एनीवेयर, अलग अलग तरह से डिविजन्स हम बना सकते हैं। फिर हर डिवीजन के खुद के फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे। इन ए डिविजनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ऑटोनोमस डिवीजन, ईच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब देखो, हर एक डिवीजन में या तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा, जैसे फ्रेश, ट्रेंड्स, और ये प्रोडक्ट वाइज हो गया, या फिर जियोग्राफिकल एरिया वाइज डिवीजन हो सकते हैं, जैसे यूके, यूएस, इंडिया। कस्टमर के हिसाब से हम डिविजन्स कर सकते हैं। डिविजन्स ऑपरेट एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स विद देयर ओन फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखो, हर डिवीजन का, जो बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हर डिवीजन के खुद के अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सब लोग, हमें ऐसा लगेगा कि ये तो एक सेपरेट बिजनेस यूनिट है, सबके खुद के मार्केटिंग होंगे, खुद के फाइनेंस, खुद के ऑपरेशंस, एंड ऑफन एज प्रॉफिट सेंटर्स अकाउंटेबल फॉर देयर रेवेन्यू, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ये डिवीजन, जैसे रिलायंस फ्रेश के प्रॉफिट के लिए रिलायंस फ्रेश वाला जिम्मेदार है, ट्रेंड्स के प्रॉफिट और लॉस के लिए ये जिम्मेदार है, मतलब हर एक यूनिट खुद के प्रॉफिट लॉस के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद के इनकम एक्सपेंस के लिए खुद जिम्मेदार है। तो ये है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, जो काफ़ी सॉर्टेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ये मार्केटिंग वाला ऐसा सोचे कि मैं तो इसकी मार्केटिंग भी कर सकता हूँ। डुप्लीकेशन हो रहा है, अननेसेसरी हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो तब आता है बच्चों मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैसा है समझाती हूँ। मार्केटिंग, एचआर, ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ये फंक्शनल और डिविजनल का मिक्सचर है। अब जैसे प्रोडक्ट ए की मार्केटिंग करनी है तो ये बंदा कर रहा है, बी की करनी है तो भी यही कर रहा है, प्रोडक्ट ए के लिए लोगों को रिक्रूट करना है तो ये कर रहा है, बी के लिए रिक्रूट करना है तो ये कर रहा है। पर ये अकेले नहीं करेगा, एचआर वाला अकेले नहीं करेगा रिक्रूटमेंट, वो इसके प्रोडक्ट हेड से पूछेगा। बी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो बी के प्रोडक्ट हेड से पूछेगा। मतलब यहाँ पे डुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप प्रोडक्ट हेड को भी पूछोगे, आप इस हेड को भी पूछोगे, आप प्रोडक्ट हेड को भी पूछोगे, आप एचआर हेड को भी पूछोगे। तो कोई भी डिसीजन जो होगा दो लोगों की अप्रूवल से होगा। पर यहाँ पे ये चीज़ है कि रिपीटेशंस नहीं है, डुप्लीकेशंस नहीं है। जो मार्केटिंग वाला इसकी मार्केटिंग कर रहा है वो इसकी भी कर देगा, जो एचआर वाला इसके लिए रिक्रूट कर रहा है वो इसका भी कर देगा। बट सिर्फ ये है कि इनको पूछ के चीज़ें की जाएगी। तो डुअल यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग होगा और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। A metric structure blends the elements of functional and divisional. यहाँ पे functions का भी मिक्स है, जैसे मार्केटिंग और इनका, और डिविजन्स का भी मिक्सचर है। एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू टू मैनेजर, एक तो हमारा फंक्शनल मैनेजर होगा जैसे हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ऑफ मार्केटिंग। दूसरा हमारा प्रोडक्ट मैनेजर होगा, जैसे कि मैनेजर इन चार्ज ऑफ प्रोडक्ट है और ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है मार्केटिंग में तो वो अपने मार्केटिंग मैनेजर को भी पूछेगा, अपने प्रोडक्ट मैनेजर को भी पूछेगा। यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है रिक्रूटमेंट के लिए तो वो एचआर मैनेजर को भी पूछेगा और प्रोडक्ट मैनेजर को भी पूछेगा। तो डुअल रिपोर्टिंग होगी, दो लोगों को रिपोर्ट किया जाएगा। बट इससे एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। The metric structure aims to combine the strength of functional and divisional structure, promoting both
ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट फोकस। तो यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि इसका बेनिफिट भी मिले हमें, उसका बेनिफिट भी मिले, तो इसलिए हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने पढ़े थे, एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक, वो सब एक बाउंड्री वाले स्ट्रक्चर थे। अब 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। होलो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज को 2 पार्ट में बांट देते हैं, कोर एंड नॉन कोर, कोर वर्सेस नॉन कोर एक्टिविटीज। फिर नॉन कोर एक्टिविटीज वो खुद से नहीं करते, बाहर से करवा देते, उसकी आउटसोर्सिंग कर देते हैं, तो उसे हम होलो स्ट्रक्चर बोलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द फंक्शन इनटू कोर, कोर मतलब जो इंपॉर्टेंट काम है जो हमें कर लेना चाहिए, एंड नॉन कोर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स टू स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर, नॉन कोर एक्टिविटीज को हम आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे पीडब्ल्यू, कोर एक्टिविटी है टीचिंग, लोगों को पढ़ाना, नॉन कोर है लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, वो हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है बट इतना कोर एक्टिविटी नहीं है हमारे लिए। तो इस एक्टिविटी को हमने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया कि भाई फूड में जो एक्सपर्ट हो, फूड इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट हो, उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको खाना भिजवाने का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप डेली अच्छा खाना भिजवाएंगे, तो उस पर पीडब्ल्यू को फोकस करने की जरूरत नहीं है। कोर एक्टिविटी है टीचिंग, तो टीचिंग शुड बी फोकस्ड, तो दैट इज अ होलो स्ट्रक्चर, कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसे हम एक होलो स्ट्रक्चर मानते हैं, जहाँ पे कोर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म करता है और नॉन कोर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स कर देता है, तो वो हुआ हमारा होलो स्ट्रक्चर। फिर आता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्यादातर चीजें आउटसोर्स करके बैठे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना के बैठे हैं, नेटवर्क बना के बैठे हैं लोगों को कनेक्ट करने का। मोस्ट इफ नॉट ऑल फंक्शंस आर आउटसोर्स, the organization operate as a network of contract with minimal in-house staff, इनके खुद का इन हाउस स्टाफ बहुत कम होगा, ये सिर्फ नेटवर्किंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि जोमेटो, क्या जोमेटो खुद खाना बना रहा है? नो मैम, जोमेटो ने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया रेस्टोरेंट के बीच और कस्टमर्स के बीच, रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स के बीच जोमेटो क्रिएटेड अ नेटवर्क, ठीक है। इन्होंने ज्यादातर चीजें आउटसोर्स कर दी, जैसे अमेज़न है, तो अमेज़न खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट करके दे रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें उन्होंने क्या कर रखी है, आउटसोर्स कर रखी है। द सेंट्रल टीम कोऑर्डिनेट्स द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स टू मीट कस्टमर नीड्स, कस्टमर का ऑर्डर आता है तो अमेज़न रिसीव करता है, वापस जो है सप्लायर्स को इन्फॉर्म करता है, सप्लायर सप्लाई करते हैं, अमेज़न के डिलीवरी पार्टनर कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स कर रखी है, कुछ भी इन हाउस नहीं हो रहा है, दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आता है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स हम अलग अलग जगह से बनाते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन होती है, मुझे तो और नहीं पता क्या क्या होता है, ठीक है, डिस्प्ले होता है जो भी हमारा फ़ोन है, फिर लिसनिंग के लिए जो भी चीज़ें होती है, मेमोरी के लिए कार्ड्स होते हैं, बैटरी होती है मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये मॉड्यूल्स हम अलग अलग जगह से बनवा रहे हैं, फिर उनको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और फिर हम कोई प्रोडक्ट बनाकर अपनी ब्रांड के नेम से बेच रहे हैं। जैसे कि एप्पल कंपनी पूरा का पूरा फ़ोन खुद से नहीं बनाती है, एप्पल के कुछ कंपोनेंट्स कोई और कंपनीज बनाकर भेज रही है, एप्पल उनको असेंबल करके अपने नाम से फ़ोन बेच रही है। फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग बाय ब्रेकिंग द प्रोसेस इनटू मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हम खुद भी बना सकते हैं इन हाउस, या फिर आउटसोर्स भी कर सकते हैं एक्सटर्नल पार्टीज को। मतलब बड़े प्रोडक्ट को हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया है, फिर ये प्रोडक्ट हम खुद भी बना सकते हैं या ये प्रोडक्ट हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस
all components are outsourced and the organization focus solely on assembling. बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें आउटसोर्स करके एक ही जगह पे उसकी असेंबलिंग करके फिर प्रोडक्ट को अपने ब्रांड से बेच रहे हैं, तो दैट इज मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, we studied about functional structure, we studied about divisional structure, इसके अलावा हमने मैट्रिक्स पढ़ा। एंटरप्रेन्योरियल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सूटेड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनली, ये छोटे बिजनेस के लिए ही ठीक है। ठीक है, इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम एक्सपांशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर स्मॉल टू मिड साइज्ड। मिड साइज्ड बिजनेस। ठीक है, फायदा ये है कि स्पेशलाइजेशन मिलेगा लोगों को, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे होंगे। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक डिवीजन एक सेपरेट यूनिट की तरह माना जाता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगी जिसका प्रॉफिट लॉस हमें खुद को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सबके खुद के ओन डिपार्टमेंट्स होंगे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल का नहीं सोचेंगे, गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। जो पर्सन रिलायंस फ्रेश को मैनेज कर रहा है वो सिर्फ रिलायंस फ्रेश पे ही फोकस करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से उसको मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, मतलब जो ओवरऑल कंपनी का गोल है वो हमारा गोल यहाँ पे ना भी हो। लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि यहाँ पे अवॉइड डुप्लीकेशन, रोल डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं। जो है एक ही पर्सन सारे काम काज देख रहा है तो रोल डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये बेनिफिट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का। इसके अलावा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हमको कॉस्ट बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल जो है, जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डिवीजन करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने से अच्छा है हम डिवीजन और फंक्शंस दोनों का बेनिफिट ले लें। बेनिफिट ऑफ बोथ डिविजनल एंड फंक्शनल। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग है, दो जगह आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। किसकी सुने अगर दोनों ने अलग अलग जवाब दिया तो? ठीक है, सो ये है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमने कुछ बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, होलो स्ट्रक्चर, वर्चुअल स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर। होलो मतलब जब हम नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देते हैं। वर्चुअल मतलब एक नेटवर्क हम क्रिएट करके दे रहे हैं बट इन हाउस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हैं। एंड मॉड्यूलर मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है जो हम इन हाउस भी बनाकर असेंबल कर सकते हैं या आउटसोर्स करके असेंबल कर रहे हैं। तो दैट वाज आवर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। आई होप बच्चों आपको ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से पता चले होंगे, समझ आए होंगे। आइडेंटिफिकेशन पूछा जा सकता है या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको या तो केस स्टडी दिया हो सकता है और पूछा जा सकता है कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे एक पर्सन है प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग को भी कर रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। या फिर फायदे और नुकसान पे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं इन टॉपिक्स में से। Stay tuned for more of such chapters and such topics. We will be covering more of such topics in upcoming sessions. Thank you.